हेलो हेलो। मोटरसाइकिल एडवेंचर की पराकाष्ठा समझी जाने वाली एक्टिविटी मोटर बाइक कैंपिंग। तो भाई आज ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपसे अपना थॉट प्रोसेस, किस तरीके से मैं पैक करता हूँ, क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ। कोई सही और गलत तरीका नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो करिए, पर थोड़ी सी गाइड्स और गाइडलाइंस तो हैं जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। जितना मैं आपको कैंपिंग सेटअप के बारे में बताने जा रहा हूँ, उतना ही क्या चीज़ें फालतू की हैं वो भी बताने जा रहा हूँ मैं, तो उनका भी ध्यान रखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जितना भी गियर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले कि मैं गियर बाय गियर बात करूँ, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं मोटर बाइक कैंपिंग में। पहली लिमिटेशन तो है साइज़ की। आप कितना ही बड़ा टेंट पैक कर सकते हो। अबे यार, हाँ वही रहना। हाँ, तो आप कितना ही बड़ा टेंट और कितना ही सामान ले जा सकते हो, तो साइज़ का लिमिटेशन तो है ही है। दूसरा वेट का लिमिटेशन है। मैं हमेशा कहता हूँ बनाने को तो बुर्ज खलीफा बना दो बाइक का, पर उससे फ़ायदा क्या। सो ये सारी बातें जो बताने जा रहा हूँ मैं, ये उनको ध्यान में रख कर करी गई हैं। ओके, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा सैडल बैग कितना बड़ा है ना। ये है क्रीगा OS 18, 18 लीटर का बैग है और इसके अंदर मेरा सारा मोटरसाइकिल कैंपिंग गियर आ जाता है। आपने शायद वीडियोस में कहीं देखा भी होगा। तो मैंने पहला अपना ये स्पेस चेक कर लिया कि मुझे इसके अंदर सारा रखना है। अब उसके अराउंड गियर ख़रीदना था मुझको, ठीक है। तो अब सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ हम टेंट की बात। ये फ़ोन मेरे हाथ में इसलिए क्योंकि इसमें पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, थोड़ा रफ रोलिंग वीडियो है ये, ठीक है। तो ये है टेंट। ये समझना ज़रूरी है कि आप जितना बड़ा टेंट लोगे उतना ज़्यादा भारी भी होगा। ये है वैनको तलास 300, 3% टेंट की तरह ब्रांड होता है ये, पर एसेंशियली ये 2% टेंट है। इसको ख़रीदने का रीज़न ये था क्योंकि जब भी आप कैंपिंग वगैरह करोगे तो सामान थोड़ा बहुत तो टेंट के अंदर ले ही जाना पड़ता है। तो कम से कम आपके अराउंड टेंट में आपके अलावा इतनी जगह तो हो कि आप थोड़ा बहुत सामान, एक आध बैग्स अपने रख सको। और व्लॉगिंग वाला किट तो स्पेसिफिकली, क्योंकि बाहर नहीं छोड़ सकते उसको बारिश एंड ऑल में। टेंट के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसका इनर टेंट और एक होता है फ्लाई शीट। तो अगर आप देखिए, ये जो लगा रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर, ये इसका इनर टेंट है जो पहले खड़ा हो जाता है, और फिर उसके ऊपर ये ब्लू कलर की फ्लाई शीट आती है। इसके ऊपर और भी बात करते हैं अभी ना। जनरली मार्केट में दो तरीके के टेंट्स आते हैं। एक होते हैं पिच टेंट्स, जिनमें आप पेग्स को ग्राउंड में पिच करते हो और अपनी गाय लाइन से, ब्लू कलर की लाइन से इनसे सपोर्ट करते हो। या फिर आप पॉपअप टेंट्स होते हैं जिनको उठाओ और बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल के पक्के से खुल करके बड़े हो जाते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक उनको यूज़ नहीं किया तो उनके बारे में बात नहीं कर सकता ना। जब आप टेंट खरीदो तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखी जाती है, और सारा खेल भी वही है, वो है वाटर प्रूफिंग का, ठीक है। कई टेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो टेंट की जो इनर लेयर होती है उसे भी वाटर प्रूफ करते हैं, और टेंट की जो आउटर लेयर, जो फ्लाई शीट होती है, उसे भी वाटर प्रूफ करते हैं। और सारा खेल यही है ना। टेंट की वाटर प्रूफिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो पॉलीयूरेथेन कोटिंग होती है उसके अंदर, या फिर सिलिकॉन ट्रीटमेंट, जनरली PU ही कोटिंग की जाती है। फिर आप जब टेंट खरीदने जाओगे तो उसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें दिखेंगी। एक PU नंबर दिख सकता है जिसके आगे एक नंबर लिखा हुआ होगा, या फिर HH लिखा होगा। उसका मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक हेड रेटिंग। अब हाइड्रो बोले तो पानी, तो एसेंशियली मतलब ये है, अगर मान लो PU 1000 या HU 1000 कहीं लिखा हुआ दिखे, तो इसका मतलब ये है कि वो टेंट के ऊपर पानी जो है, जब तक 1000 मिलीमीटर्स का वाटर कॉलम इकट्ठा नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक टेंट जो है वो पानी को सीप इन नहीं करने देगा। जैसे ही उससे ज़्यादा हो जाएगा पानी, वो पानी सीप इन कर जाएगा। पर यहाँ पे एक कैच भी है। तो कई मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो टेंट की जो इनर टेंट की जो सिर्फ बेस लेयर होती है, सिर्फ उसको PU कोट कर देते हैं, वाटर प्रूफिंग करते हैं, क्योंकि नीचे से भी पानी आ सकता है ना, मॉइस्चर आ सकता है, उसे कोट कर देते हैं। पर PU कोटिंग से क्या होता है, उससे टेंट का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फिर उन्हें मोटा कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा। अब जब मोटा कपड़ा यूज़ करेंगे तो फिर टेंट भारी हो जाएगा, मोटा मटेरियल, तो टेंट भारी हो जाएगा। और फिर वही नाटक हो गया कि अब भारी हो गया तो फिर वेट बढ़ गया मोटर बाइकिंग में। अब मैंने कहा ना कि बनाने को तो बुर्ज खलीफा बना दो बाइक का। हाँ, क्या हुआ? मम्मा तो ऑफिस गई है ना बेटा, बाप बेरोजगार है, मम्मा तो काम करती है। तो मोटा कपड़ा यूज़ करना पड़ता है, फिर टेंट भारी हो जाता है उसके लिए। तो यहीं पे फाइन बैलेंस आपको स्ट्राइक करना है कि कितना ज़्यादा वाटर प्रूफिंग वाला टेंट लिया जाए ताकि आपका वेट भी कंट्रोल में रहे, ठीक है, और एनफ वाटर प्रूफिंग भी हो जाए कि कहीं बारिश में फिर टिप टिप बरसा पानी ना हो जाए। कई जगह आप रिसर्च करोगे तो कई जगह आपको देखेगा, कोई कहेगा कि 1000-1200 की रेटिंग वाला टेंट एनफ वाटर प्रूफ है, जैसे, और ये वाला जो है ये PU 3000 कोटिंग है इसके, तो ये बहुत है भारी है, दैट्स वाई दिस इज़ 3 किलोज़, और मुझे ये कम पसंद है, पर अभी मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेस, साइज़ एंड ऑल सब कुछ ठीक है, पर दिस इज़ वेरी हैवी। सो इसीलिए जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, उसमें एवरेज वेदर में आप PU 500 to 600 या HH 5 to 600 की का रेटिंग वाला टेंट ठीक रहेगा। नहीं तो आप
सेफ़ साइड पर रहने के लिए 1100-1200 तक का ले सकते हो, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। अब यहाँ पर आपको वाटर प्रूफिंग में एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। बारिश में होता क्या है, जब आप टेंट की जो इनर लेयर खड़ी करते हो और उसके ऊपर फिर जब ब्लू कलर की फ्लाई शीट लगाते हो जिसमें एक गाय लाइंस होती हैं लंबी, मैं टेंट खोल नहीं रहा हूँ अभी, आपको बी रोल्स में दिख ही रहा होगा, ठीक है, कि जब आप गाय लाइंस लगाते हो तो जो फ्लाई शीट है ब्लू वाली लेयर जो है और जो अंदर वाली लेयर जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए। अगर वो कांटेक्ट में आ गई तो पानी के अंदर आने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना टेंट थोड़ा ठीक से सेटअप करना है, स्पेशली रेनी कंडीशंस में, और दोनों लेयर्स को चिपकने नहीं देना है। ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन फिर आंधी तूफान में भी कहीं नहीं गया, पानी अंदर नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हैं वाटर प्रूफिंग पे ध्यान रखने वाली। अब जो पिच टेंट्स होते हैं उनको लगाने के लिए टेंट पोल्स होते हैं लंबे से जो ऐसे घूम जाते हैं आँख पे, तो उसको आप टेंट के थ्रू लगाते हो और फिर टेंट का ऐसे यू कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है अंदर इनर टेंट का। टेंट पोल्स थोड़े से फ्रेजाइल भी होते हैं तो उनको आपको ठीक से ध्यान में रख के लगाना पड़ेगा, वरना वो टूट सकते हैं, और क्या शाम को कैंपिंग साइट पे कुछ टूट जाए अगर तो फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा, टेंट पोल्स जनरली इतने बड़े पैक होते हैं, मेरे पास यहाँ पर है नहीं, पर वो बड़ा सा इतना लंबा पैक होता है, ठीक है। टेंट पोल्स को पैक करने के लिए भी आपको कभी उन्हें अलग रखना पड़ सकता है, अपने बैग में रखना पड़ सकता है, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा वेट मत रखिएगा क्योंकि वो बेंड होकर के टूट सकते हैं, तो उसका भी चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। ये जो बवाल है कि ये हो गया तो मे बी ये रखना होगा, मे बी वो रखना होगा, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, इस चक्कर में ज़्यादा बड़ा टेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग बिवीज़ में भी बिवैक बोलते हैं उनको, छोटे पतले टेंट में से लूकास है ये, इसका टेंट बहुत लंबा पतला सा है, ठीक है, और इसने पूरा साउथ अमेरिका उस टेंट पे किया है मेरे साथ नहीं, मतलब अपनी जर्नी पे किया था, हम मिले थे। लोग उसमें भी काम चला लेते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा 2% टेंट से ज़्यादा बड़ा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका साइज़ भी कम रहेगा, वेट भी कम रहेगा, डिसेंट PUHH रेटिंग पहले लीजिए तो आपको पैक करने में आसानी होगी। एक जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे मेरे टेंट की, कि इसके फ्रंट में एक पोर्च है और वो टेंट के मेन केबिन के बाहर है, तो उसमें आप अपना हेलमेट या जूते या चप्पल ऐसी चीज़ें जो अंदर नहीं ले जानी आप उनको वहाँ रख सकते हो, बट स्टिल यू आर सेफ गार्डिंग देम फ्रॉम द रेन एंड वेदर कंडीशंस एक्चुअली। तो वो अच्छा लगा मुझे, वो हर टेंट में नहीं मिलता है, पर अगर आप टेंट खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो वाला लेंगे, तो वो मैंने यूज़ किया है इसको इस तरीके से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे। सो दिस इज़ एसेंशियली अ टेंट बाइंग, आपकी टेंट के पैरामीटर्स हैं ना। मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था, कुछ 70-75 यूरो के आसपास का पड़ा था, इंडिया में रख लो 7,000 रुपये के आसपास पड़ा था। पर जिस तरीके से मैं इसे घिस चुका हूँ, जितना मैं इस पर और इसको अभी भी आइसलैंड भी लेके जा ही रहा हूँ, तो इट हैज़ पेड इट्स मनी। अगर ये आइसलैंड सर्वाइव कर गया तो मेरे हिसाब से पैसा वापस है इसका। अब सर के ऊपर छत हो गई, अब चाहिए है नीचे गद्दा, और वो गद्दा है ये इतना छोटा सा ना। ये है मैट्रेस। मार्केट में जनरली 2 तरीके की मैट्रेसेस आती हैं, एक है फोम मैट्रेस और एक होती है एयर मैट्रेस। भाई ये फोम मैट्रेस तो जिम्मेदारियों के बोझ से भी ज़्यादा भारी है। इट वॉज अ नो ब्रेनर एग्जैक्टली कि हम एयर मैट्रेस से लेते हैं, लेकिन एयर मैट्रेस को ख़रीदने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, वहाँ भी थोड़े कैचेस हैं। मेनली 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो ये कि वो कितनी थिक है, फूलने के बाद कितनी थिक हो जाती है, और दूसरा ये कि उसकी आर वैल्यू क्या है ना। आर वैल्यू सिंपल है, थर्मल इंसुलेशन बताता है किसी भी चीज़ का। जितनी ज़्यादा आर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा थर्मली इंसुलेटेड होंगी चीज़ें, उतनी कम ठंड नीचे से आएगी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा चौड़ा 4-5 सेंटीमीटर्स का, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का हो जाता है ये फूल करके, और इसकी आर वैल्यू है 3.3। इसका ब्रांड का नाम है नीमो क्वासार 3D। अच्छा है, ये था कुछ 10,000 रुपये के आसपास का था, ये चल रहा है बढ़िया। इन चीज़ों के साथ खेलिएगा, पर जितनी ज़्यादा आर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा फिर उसमें इंसुलेशन मटेरियल होगा, फिर उतना ज़्यादा भारी भी हो जाएगा वो। तो अगेन एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करिएगा। मैं इसको लेकर के -4 तक सोया हूँ। आई वुड से कि अगर आप 3 to 4 की रेंज के बीच में आर वैल्यू वाला एक मैट्रेस लोगे जो फूल करके 4.5 सेंटीमीटर तक का हो जाए, दैट विल बी गुड इनफ इन मोस्ट कंडीशंस। अगर आप एक्सट्रीम नहीं जा रहे हो तो सबको सालों को अभी आना है, अभी आएगा गार्बेज वाला, अभी आएगा डिलीवरी वाला। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है, पर अगर आप 3-4 रात लगातार इसके ऊपर सोओगे ना तो आपकी कमर में दर्द होने लगेगा। इट स्टार्ट्स बिकमिंग अनकम्फर्टेबल। इट वाज प्रीटी कोल्ड नाइट। जितने भी जो हार्डकोर कैंपर्स दिखते हैं आपको, या फिर जो मोटो कैंपिंग गाइज दिखते हैं, उनकी मैट्रेसेस जो हैं वो जनरली काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं और वो काफ़ी महंगी भी आती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो मैं जनरली मोटो कैंपिंग वर्सेस हॉस्टल्स का बैलेंस ट्राई करके चलता हूँ कि 2-3 दिन तक कैंप कर लिया और फिर उसके बाद एक दिन हॉस्टल ले लिया, इस तरीके से ना। बिकॉज ये एयर मैट्रेस है तो इसकी इन्फ्लेटेबिलिटी, इसमें फुलाना कैसे है ना। फुलाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप एयर पंप लेके जाओ वो फुचकू वाला, ठीक है, या फिर इनके साथ में ही एक पंप आता है, वो बड़ी सी थैली होती है, उसमें फूंक मार करके और फिर उसको रोल करते जाओ तो इसमें हवा भरती जाती है। मुझे बड़ा सही सिस्टम लगा भाई वो, कम से कम एक एक्स्ट्रा चीज़ कैरी नहीं करनी है, एंड दैट इज़ नेक्स्ट टू नथिंग, वेट टेक्स नथिंग साइज, इसी के साथ में मिलता है वो। एक चीज़ और का ध्यान रखिएगा,
अपने पास एक्स्ट्रा पंक्चर किट रखिएगा, वो टायर वाली पंक्चर किट नहीं, इनकी पंक्चर किट्स अलग आती हैं, जनरली मैन्युफैक्चरर सप्लाई करते हैं। नहीं हो तो मार्केट से अलग से ख़रीद लीजिएगा, पंक्चर हो सकता है एयर मैट्रेस के अंदर, वरना फिर रात जो है वो आपकी राइडिंग जैकेट पर ही बीतेगी। अभी ध्यान में आई है एक बात और, अपने टेंट का इनर केबिन साफ़ रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप बाहर अंदर बाहर करोगे, अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि जब आप केबिन में अंदर या बाहर जाओगे तो आप गंदगी साथ में लेके जाओगे और उससे भी इसमें पंक्चर हो सकता है। ये सुनने में बड़ा ज़्यादा प्योरेस्ट लगता है, पर ये रियल टाइम सिनेरियो है, मैंने कई चीज़ लोगों का होते हुए देखा है। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग आइटम्स की, स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग थोड़े से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेटिंग्स। जनरली इनमें 3 तरीके की रेटिंग्स आती हैं, कंफर्ट रेटिंग, लोअर लिमिट रेटिंग एंड एक्सट्रीम रेटिंग। ना कंफर्ट रेटिंग क्या होता है कि उतने टेम्परेचर तक आप इसके अंदर कंफर्टेबली सो सकते हो, ठीक है, दैट इज़ इट। लोअर लिमिट रेटिंग क्या होता है कि उतना टेम्परेचर जब हो जाएगा तब तक भी आपको हाइपोथर्मिया वगैरह नहीं होगा, आप डिसेंटली मैनेज कर सकते हो, ये स्टिल बी फाइन विन इट कंसिडरिंग यू आर नॉट स्लीपिंग विद एनी बेस लेयर्स ऑन योर बॉडी। और एक्सट्रीम रेटिंग होता है कि बस मौत ही नहीं आएगी, हाइपोथर्मिया भी बॉर्डर लाइन तक पहुंच सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से आपकी बॉडी का एक्सट्रीम कंडीशंस में रिएक्ट करना, हाइपोथर्मिया, एंड दैट इज़ इट। पर यहीं पे सारा कैच भी है। ना इन स्लीपिंग बैग्स को जब टेस्ट किया जाता है तो विमेन के लिए और मेन के लिए अलग अलग टेस्ट किया था, इसीलिए जो प्रीमियम ब्रांड्स के स्लीपिंग बैग्स होते हैं उसमें आपको विमेन की रेटिंग और मेन की रेटिंग अलग मिलती है, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा ठंड फील करती हैं कंपेयर टू मेन। ये जो स्लीपिंग बैग है ये रखा हुआ है एक छोटे से कंप्रेशन बैग के अंदर, ये जो बाहर जो थैली दिख रही है ये वाला ये कंप्रेशन बैग है, जिससे ये कंप्रेसर को थोड़ा छोटा सा आता है, जिसमें आपकी जैकेट्स वगैरह भी आती हैं, वही। इसका पैक होना छोटा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप रोज़ कैंप कर रहे हैं तो ठीक है, पर बहुत समय तक इसको कंप्रेशन बैग के अंदर मत रखिएगा। मैंने अभी पैक करके रखा हुआ है क्योंकि मैं निकल रहा हूँ थोड़े दिन में, बट हाँ, जितना ज़्यादा इसको बाहर रखेंगे, खुला हुआ रखेंगे, इसका मटेरियल उतना ही फ्लफ़ी रहेगा और बेटर इंसुलेशन। पर ये बहुत प्योरेस्ट एटीट्यूड है टू बी ऑनेस्ट। अब ज़रूरी ये है कि ये जो स्लीपिंग बैग जो है वो वाटर रेजिस्टेंट हो, मतलब मॉइस्चर इसके अंदर ना आए, और उसके लिए भी एक कैच है। अब धूप कम हो गई तो एक्सपोजर ख़राब हो जाएगा कैमरे का ना। स्लीपिंग बैग्स में जो इंसुलेशन होता है इनका, वो 2 मटेरियल से बनता है, या तो सिंथेटिक से या फिर गूज डाउन फेदर्स से, ठीक है। वो मटेरियल क्या है मुझे नहीं पता है, पर इतना पता है कि सिंथेटिक के बने हुए स्लीपिंग बैग्स जो हैं भले ही इंसुलेट कर दें लेकिन भारी होते हैं, ठीक है। और गूज डाउन जो है वो प्रीमियम है, उससे इंसुलेशन तो बहुत अच्छा होता है, वो पैक भी छोटा होता है, इतना भारी भी नहीं होता है, पर बहुत ही महंगा आता है। एंड स्पेशली अगर गूज डाउन का बना हुआ स्लीपिंग बैग अगर वाटर रेजिस्टेंट भी है तो वो और ज़्यादा महंगा होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर स्लीपिंग बैग जो है वो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर जितना नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये है कि आप उतने नेगेटिव वेदर कंडीशन के अंदर सो पाओगे, मगर अगर बजट कॉस्ट में है वो तो वो उतना ही महंगा होगा। सो जस्ट प्ले विद दीज पैरामीटर्स अ लिटिल कि आपको क्या फिट बैठ रहा है। रियाद प्लीज़, ये आवाज़ करता है भाई। तो थोड़ा सा अपने वेदर कंडीशंस को थोड़ा सा एस्टिमेट करिए और उसके हिसाब से मैं बकर ही पहले जा रहा हूँ बिकॉज मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ कॉन्टीन्यूसली। बाबल अंदर जाओ। अच्छा हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे भूल गया मैं ना। स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या तो ममी टाइप में इसलिए या ब्लैंकेट टाइप। ब्लैंकेट टाइप जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, वो खुल के रजाइया टाइप भी बन सकता है, और ममी टाइप में बेसिकली आप तूतनखामुन बने हुए हैं। तो मुझे वो नहीं पसंद है, थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है और पैर वैर फैलाने की जगह नहीं होती है, पर इनमें वो है। मगर ममी टाइप का इंसुलेशन जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू ब्लैंकेट टाइप्स। थोड़ा सा प्योरेस्ट एटीट्यूड है यहाँ पर। अगर आप अंदर बेस लेयर्स पहन लो, थर्मल लेयर्स पहन लो और उसके बाद उसमें बैठ करके सो जाओ, अगर 2-3 रात चल जाता है मोटर कैंपिंग में, और फिर एक रात हॉस्टल ले लो तो कंफर्ट मैनेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्लीपिंग बैग में ध्यान रखने वाली। दिस इज़ नोमैड एज़टेक प्रीमियम, कंफर्ट रेटिंग 7 डिग्रीज, ब्लैंकेट टाइप। ये जो ब्रांड दिख रहा होगा, अगर दिख भी रहा होगा तो वो किसी कंप्रेशन बैग कोई और है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लीपिंग बैग्स। अब बात करते हैं भैया, ये है त्रिपाल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं टार्प। सच बताऊं, ये ज़रा सी 200 रुपये की चीज़ आपकी कितनी माथा फोड़ी बचा सकती है आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। तंबू के नीचे पहले इसको बिछा लीजिए, उसके ऊपर तंबू लगाइए। होता क्या है उससे कि नीचे से जो मॉइस्चर आता है रात में, एक तो वो रोक लेता है, टेंट भी रोक लेगा पर डबल प्रोटेक्शन, दूसरा इंसेक्ट्स से भी बचाएगा ये। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हल्की फुल्की भी है, ज़्यादा जगह भी नहीं लेती है, पर ये काम बहुत आती है। और तंबू में इसको खींच के थोड़ा सा आगे लगा दीजिए ताकि आपको जूते और हेलमेट जो है वो ग्राउंड पे ना रखने पड़े, वो भी इसके ऊपर आ जाएँ एंड अंडर द पोर्च। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ज़रा आपसे कुकिंग सेटअप की बात कर लेते हैं।
ना ऐसा कोई इसका ब्रांड नहीं है। आप अगर अमेज़ॉन में मोट कैंपिंग कुकिंग सेटअप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, बस मैंने ये कुछ कितने का लिया था, कुछ 1500 2000 के आसपास पड़ा था। मतलब मैं 20 यूरो का पड़ा था, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अगर आप अमेज़ॉन इंडिया से देखोगे तो शायद वहाँ और सस्ता मिले, तो आई एम नॉट श्योर ना। इसके अंदर क्या क्या है दिखा देते हैं आपको। ये पैक ऐसे हो जाता है, ठीक है। सॉरी आज एक ही कैमरा है मेरे पास, बट यू गेट द पॉइंट। इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। एक छोटा सा पैन है, इसके अंदर क्लिप्स हैं जो ये ऐसे खुल जाते हैं, और इसको ऐसे आप बर्नर पर रख दो तो बना लो उसके अंदर कुछ। ये इसके साथ एक छोटा सा चम्मच छुरी कटलरी, ये इसके साथ एक छोटा सा चम्मच छुरी कांटे का एक सेट भी आता है। ये फोल्डेबल होता है, फोल्ड कैसे हो जाते हैं, क्योंकि अगेन स्पेस मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग इन मोटर कैंपिंग। उसके बाद एक छोटा सा लकड़ी का स्पैचुला भी आ जाता है। ये मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया, क्योंकि चम्मच से या फिर उससे बन जाती है मैगी पास्ता जो भी बनाना हो ना। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आया था वो है इसके अंदर ये कि भैया चूल्हा जलाएंगे कैसे। तो ये इसके अंदर इस तरीके से बर्नर आता है ना। इस बर्नर में ये चीज़ें जो है ये खुल करके इस तरीके से ऐसे बन जाता है, और आप इसको, ये है मान लो गैस कैनिस्टर, और ये जो है ये इस गैस कैनिस्टर पे इस तरीके से थ्रेड हो जाता है। ठीक हो गया थ्रेड। बहुत ज़्यादा टाइट मत करिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद अगर आई एम नॉट श्योर आवाज़ आ रही होगी नहीं, बेसिकली इसके अंदर एक ये स्पार्क क्रिएट करने वाला भी है, ठीक है, लाइटर, और फिर आप उससे आगे चला सकते हो और फिर ये गैस जल जाती है। दूसरा इसके अंदर ये वाला जो इसकी आउटर शेल है, ये एक बड़ा कप है। अगेन सेम चीज़, ये हमने 3 आदमी तक का खाना बना करके इस पर पिकनिक किया है हमने। सो या और ये जो नॉब है, आई डोंट नो आवाज़ आएगी कि नहीं, ठीक है। ये गैस कुकिंग सेटअप में जो कैनिस्टर्स के जो थ्रेड्स होते हैं ऊपर, और ये जो होता है इसकी नॉब, ये मार्केट में अलग अलग साइज़ के अभी आते हैं। तो आप ये ख़रीदते समय ध्यान रखिएगा कि इसका जो थ्रेड साइज़ है और जो आपको गैस कैनिस्टर का थ्रेड साइज़ है वो सेम होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ E417, मतलब स्टैंडर्ड है वो एक। तो ये दोनों सेम मटेरियल मॉडल के होने चाहिए, बेसिक मटेरियल नहीं मॉडल के होने चाहिए। सो दैट्स इट। पर मालिक अगर आपको 56 भोग बनाना है ना, तो मोटो कैंपिंग प्रॉबेबली इज़ नॉट द राइट थिंग। तो बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं बन सकता, पर बहुत कुछ बन सकता है इसमें। आप चावल तक बना सकते हो, अंडे बॉईल कर लो, ब्रेड के लिए कुछ ना कुछ साथ में बन जाता है, स्क्रैम्बल्ड एग्स, पास्ता, मैगी, नूडल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कैंपिंग लाइट्स हैं। मैं जनरली अपने पास 2 तरीके की कैंपिंग लाइट्स रखता हूँ। एक तो बैटरी ऑपरेटेड भी रखता हूँ और एक बैटरी रिचार्जेबल भी रखता हूँ मैं। तो ये जो है ये बैटरी ऑपरेटेड है। ये एक ये हेड बैंड है जो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। तो ये अगर ट्रैक वगैरह कर रहे हैं, हाथ आपको फ्री रखने हैं अगर, तो उसके लिए है। एक ये इस तरीके की लाइट है, ये ऐसे करके टेंट में रात में कहीं हैंग हो जाती है तो टेंट लाइट बन जाती है। इसकी फ़ोटोग्राफ ये रही। तो ये जो लाइट जल रही है अंदर वो यही वाली लाइट है, और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैटरीज हैं बस। उसके अलावा एक ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसे ड्राई बैग कहते हैं एसेंशियली, ठीक है। इसको कितने भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक एक्स्ट्रा बैग चाहिए जिसमें आप अपनी ग्रोसरीज़ वगैरह कैरी कर लो, रख लो एंड ऑल, उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, सामान लाने के लिए ग्रोसरी शॉप से, ठीक है। या फिर आपके गंदे कपड़े, बास मारते हुए कपड़े, वो आप इसमें रख दो अलग से, ताकि आपके कपड़े सेपरेटेड रहें। अगर कपड़े धोने भी हैं कैंप साइट पे, तो इसके अंदर पानी भर दो और इसके अंदर धो लो हाथ से ऐसे करके, यू आर डन। इसके बहुत यूजेजेस हैं, टेक्स नथिंग स्पेस, कॉस्ट्स नथिंग, वेरी यूज़फुल थिंग। आई वुड हाईली रिकमेंड इट फॉर कैंपिंग एक्चुअली। उसके अलावा एक चिरकुटाई की चीज़ हमने भी खरीदी है। ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत परफेक्ट आदमी हैं दुनिया ज़िंदगी में, ठीक है, तो चिरकुटाई हम भी करते ही हैं। तो ये है, इंग्लिश में बोलते हैं द वॉशिंग लाइन, हिंदी हमारे बोलते हैं रस्सी। बेसिकली क्लिप्स लगे हुए हैं इसके अंदर, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके फैला दो, कपड़े वपड़े सुखा लो इसके अंदर। आज तक यूज़ नहीं करी है मैंने, करूँगा भी नहीं, लगता नहीं है मुझे। अब जो चीज़ें हैं वो जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पर जनता को मैंने यूज़ करते हुए बहुत देखा है, एंड दैट इज़, कई लोग आपको दिखेंगे जो कुकिंग सेटअप इतना बड़ा लेकर के जाते हैं और इसीलिए उनकी बाइक का सामान बढ़ जाता है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि बारबेक्यू ले जाने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। 2-3 दिन कैंप करने के बाद एक दिन आप एक दिन आप रेस्टोरेंट्स में खा ही रहे हो। बारबेक्यू को ले करके जाना, उसके लिए फिर सामान अलग से प्रोक्योर करना, फिर उसके लिए कोयला साथ में ले करके चलना, फिर जब वो गंदा हो जाए बनने के बाद फिर उसको साफ़ करके रखना, बहुत फालतू काम है ये तो। और आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाओगे ही, ऐसा तो है नहीं कि आप लंच कहीं नहीं करोगे, तो मुझे तो कोई पॉइंट नहीं लगता उसका। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा और लोग लेके जाते हैं वो है कैंपिंग चेयर। और ठीक है, आई नो इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, आप कंफर्टेबली बैठ जाते हो, पर वो अगर आप बहुत रेगुलरली कैंप कर रहे हो, लाइक वीक्स एट लेंथ कैंप कर रहे हो, तो मुझे तो पॉइंट लगता है उस चीज़ का। अदरवाइज़ वो स्पेस ही लेती है चीज़, और एक पॉइंट पे जा कर के ना ज़्यादा सामान आपको कंटाल मारने लगता है।
तो वो भी होता है। तो मैं तो वो यूज़ नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में यूज़ नहीं करूँगा, प्रॉब्ली करूँगा एक आध बार ट्राई करने के लिए, पर ऐसी एडवेंचर ट्रिप्स पर, एडवेंचर कैंप्स पर, कैंपिंग ट्रिप्स पर, राइडिंग ट्रिप्स पर तो नहीं, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ठीक है, एक नाइफ़ ज़रूर रखिएगा अपने साथ में, चाहे बड़ा चाहे छोटा, बहुत काम में आता है। यहाँ है नहीं मेरे पास अभी, पर आप फोल्डेबल नाइफ, स्विस नाइफ, जो भी आपको रखना है वो रख लीजिए। सो दैट इज़ इट अबाउट द कैंपिंग गाइड। आई होप दिस वॉज यूज़फुल। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल द यूट्यूब जैज़ कर दीजिएगा। डिजिटल कटोरा हमारा ये रहा, जो दान में डालना हो डाल दीजिएगा। लिंक्स वगैरह मैं आपको इसलिए नहीं देता जानबूझ करके, क्योंकि एक तो मैं इतना एफिलिएट लिंक्स जनरेट करूँ, सब करूँ, डालूँ। पहले तो चूँकि मैं नेदरलैंड्स में रहता हूँ, तो और अमेज़ॉन इंडिया से ही आप ख़रीदोगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम रहती है कि इस ज्योग्राफी से उस ज्योग्राफी, उनको डेटा सप्लाई करो, पैन कार्ड नंबर एंड ऑल। मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, तो उन सब चीज़ों में जितने का मुर्गा नहीं उतने के मसाले जल जाते हैं एसेंशियली। तो इसीलिए मैं वो चीज़ें करता नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपको ब्रांड के नाम दे देता हूँ कि जा करके गूगल कर लो और वो ख़रीद लो। दैट्स इज इट। आई होप दिस वाज यूजफुल। डू ऑल द यूट्यूब जैज़। थैंक यू सो मच एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। हस्ता ला विस्ता।